इख्तियार वली खान साहब, सर जानना ये चाहूंगा कि आज जो एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि पीटीआई भारत की ज़बान बोल रही है और आईएमएफ वाला मुआहदा सबूताज करने की कोशिश करी, इससे पहले भी किया है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई जमात हुकूमत में होती है उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, उनकी अप्रोच कुछ और होती है, लेकिन जब अपोजिशन में जाते हैं तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट उनका ओपिनियन हो जाता है। जब आप लोग भी हुकूमत में थे या पहले अपोजिशन में थे, ये लोग हुकूमत में, आप भी तनकीद करते थे कि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए, तो फिर अब आईएमएफ के प्रोग्राम को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं हुकूमती अरकान? अब आपके पास आईएमएफ के प्रोग्राम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू गो टू आईएमएफ। अदरवाइज ये लोग तो आपकी दिवालिया होने की खबरें चला रहे थे। इन्होंने तो ख़त लिख दिए थे आईएमएफ को कि आपने इनको कर्ज जो है नहीं देना, आपने इनके कर्जे रीशेड्यूल नहीं करने, और इनसे पूछें, डिनाई करें। अहमद अवैस साहब इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कोई हार्श बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी इस बात को डिनाई कर दें। क्या ये लोग पाकिस्तान का स्टेट बैंक, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते थे, उसको ये गिरवी रखवा कर नहीं आए हैं आईएमएफ के पास? जी। क्या ये मोटरवेज ये गिरवी रखवा कर नहीं आए हैं? क्या ये एयरपोर्ट से गिरवी रखवा कर नहीं आए? इनके पास तो कोई चीज़ बची नहीं थी। अब उसके बाद इनका अगला टारगेट ये था कि अगर इनका 1.25 साल और हुकूमत चलने देते, इन्होंने आपके एटमी असासे भी रखवा देने थे कि हमें मज़ीद कर्जे चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर अ ग्रेट डिफ़ॉल्ट, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अब हमें एटमी अपनी जो सलाहियत है उसको गिरवी रखवाना है। प्लान तो इनका ये था। जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस मुल्क के दिवालिया होने का जो मुतमन्नी, या वो मोदी है, इंडिया है, या फिर ये लोग हैं, इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। ये किसी बंदे के मुंह पे ये बात नहीं आई खाकम बदहन के पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा। ये इनका लीडर कह कर गया है। इनका लीडर क्या कर गया, और ये वो बंदा कह कर गया जो कहता था कि मैं तो जहर खा लूंगा, खुदकशी कर लूंगा, लेकिन मैंने कर्जे नहीं लेने। तनख्वाहों की बात आप करते हैं हमजा, तो बैठे हुए अहमद अवैस साहब, डिनाई करें मेरी बात को, आप मुस्तरद कर दें कि तनख्वाहों को बढ़ाने के बिल पर जो पिछले एमएनएज, वजीरों, मुशीरों और सेनेटर्स के जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, उसको दस्तखत ये लोग कर गए थे, बिल ये लाए थे, इनके अपने मेंबर्स हैं। अगर ये डिनाई करेंगे फिर मैं नाम भी ले दूंगा। ये डिनाई करके दिखा रहे। अब मैं इनसे ये पूछता हूं कि आप तो अभी हुकूमत से बाहर नहीं हैं, तीसरी असेंबली है, आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में हैं, क्या आपने वहां पे किया है वो बता दें। आपके बजट लैप्स हो जाते हैं, आपके फंड्स लैप्स हो जाते हैं। 2-2.5 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं है। 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है, लैट्रिन और वॉशरूम नहीं है। अस्पतालों की हालत यह है कि डिस्प्रिन की गोली और सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है। पैसे वहां पर 500 अरब रुपया इनको हमने दिया कबाइली अजला के लिए। ये लोग जलसों पे लगा गए, खा खू गए। इनसे कोई पूछ सकता है? एक जिला कोहिस्तान जहां पर स्कैंडल निकला है 200 अरब रुपए का, कि जाली चेकों से निकाल दिए गए। 50 अरब रुपए एक जिले नौशहरा से निकलते हैं। तो ये तो इनके पास तो अपना कोई प्लान नहीं है। ये तो यही बोलेंगे जी कैदी नंबर 800 चोर, उसको रिहा कर दो, गोली क्यों चल गई, ये ड्रामेबाजी, फिल्मी डायलॉग। पहले 12 जिलों से घूम कर गए थे, अब कहते हैं कि सुरंग खोद कर आएंगे। आ जाओ, वेलकम। ठीक है। आप पाकिस्तान की तामीर की बात करोगे, ले लेते हैं ना, और एक रिकॉर्ड आप जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त कर ले हमजा। आपने कहा कि अपोजिशन हमेशा ऐसे करती है। नो, हम जब भी अपोजिशन में आए हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। वी वर इन अपोजिशन एंड शहबाज शरीफ वाज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर बीइंग अपोजिशन लीडर, और इनके निकट्ठू लीडर को इनको हमने उस वक्त भी ऑफर किया था कि आओ हम तुम्हारे साथ मीसाके मईशत साइन करते हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नैया को बाहर निकालते हैं भंवर से, चलो इस मुल्क के लिए काम करते हैं। इनमें ये दमखम है? कोई है बंदा इनमें? नो।
हाँ साहब, जरा अब इन सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। अहमद अवैस साहब ने बहुत सारा डेटा अपने माइंड में इकट्ठा कर लिया कि वो इस तरह से जवाब देंगे। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये छोड़ें हसन इकबाल की ये जो भारत वाली बात है इनको निकाल दें, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने IMF का प्रोग्राम सबूताज करने की बात की और अभी खान साहब ने भी खत की जो बात की, तो वो तो वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑडियो भी ऑन रिकॉर्ड है। सर इसको तो किसी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आखिरी टाइम पर आकर पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से IMF प्रोग्राम डैमेज किया जाए और इसका जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। एग्री करेंगे सर? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए उसको तो गलत रंग दिया गया। बात यह है कि वो लेटर इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था कि IMF के साथ बातचीत करना या किसी एक मुल्क का इस अदारे से कर्जा लेना, ये उस हुकूमत का काम है कि जो नुमाइंदा हुकूमत हो, जो इलेक्ट होके आई हो, जो सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार ना हो। ये इस कंटेक्स्ट में बात हुई थी कतन, यहाँ पे और ये बात नहीं है। और एंटी स्टेट एक्टिविटी की तरफ आप आ जाए तो देखिए बात सुनिए। ये अभी इखलाक साहब इख्तियार साहब ने बड़ी वजाहत से बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उसके अंदर सारी बातें इख्तियार वली खान साहब जी दुरुस्त फिगर्स के ऊपर इख्तियार वली खान साहब, वो सारी बातें जो हैं वो दुरुस्त फिगर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही हैं। देखिए मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मैं इनकी जो है नून लीग की हुकूमत और उनकी लीडरशिप के मुतालिक बात बताऊँ। देखिए ये 1980 के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं सियासत में आते हैं, 90 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 10 साल का, अभी मैं नहीं कहता हूँ, आप रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि ये एक साल में कितना टैक्स देते थे दोनों भाई। एवरेज टैक्स जो है 10 साल का एवरेज टैक्स जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपये है सालाना। और आप सोचिए कि ये एवर फील्ड की और अजीजिया की अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। ये दो भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। अभी जब आए एक PDM की हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन के आए, इन्होंने आटा बांटा और जब आटा बांटा तो इन्हीं के नून लीग के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर आके ऐलान किया कि मैं अपने पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इन्होंने आटा बांटने में शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए जो है उसका घपला कर गए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी सुन लीजिए ये बातें और सुनिए। अभी जब ये इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चैलेंज करता हूं, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, सुनिए, जब ये प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात तो सुन लीजिए ना आप। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं, इसको ले आइए, रिकॉर्ड पे देखते हैं। मेरी बात मेरी बात दे रही हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं और ये हकीकत बता रहा हूं। आप टेस्ट चेक कर लीजिए। देखिए उसके बाद जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा, इन्होंने ऐलान किया कि मुल्क के हालात खराब हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पे तो नहीं लगाया था। देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का इन्होंने नाम लिया है। अहमद अवैस साहब, आप अपना बयान दुरुस्त कर लें। आप वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, मैं आप पे इस पे कानूनी नोटिस भी भेज सकता हूं। साहब ने जहां तक मुझे याद पड़ता है ब्यूरोक्रेसी पर बात की थी। आप वो ब्यूरोक्रेसी पे बात होगी, शहबाज शरीफ का वजीर आजम को उस पर कोई नाम नहीं था। आप अगर इस तरह कहेंगे तो मैं फिर आपको नोटिस दे सकता हूं, लीगल नोटिस। क्या किसमें नाम नहीं था? शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। देख ले, आप स्टेटमेंट निकाल के देख लें। वो स्टेटमेंट में से आप प्राइम मिनिस्टर तो यही थे ना। क्या कार्रवाई की? अहमद अवैस साहब, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, आप जिम्मेदारी के साथ बयान दे दें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम लिया था। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। कि अगर आपकी बात जो आप कह रहे हैं, इन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई की, जब ये खुद मुलविस नहीं थे तो कार्रवाई कैसे करते हैं? आप मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ का नाम आपने लिया, क्या आप उस बात पे खड़े हैं? हाँ, मैंने बिल्कुल लिया कि ये उसी स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, आप इस बात पे खड़े हैं कि उसके बाद अगली बात सब शायद टीम की बात, ब्यूरोक्रेसी की बात, डायरेक्टली वजीर आजम शहबाज शरीफ को उन्होंने टारगेट नहीं किया होगा उस वक्त। देखिए, अच्छा आप स्टेटमेंट सुनवा लीजिए, चलें इनसे कहें स्टेटमेंट सुना दें।
अभी बात निकल आएगी। हाँ, और क्योंकि अगली उन्होंने कहा बात था सुन कि लीजिए इसका ना, जिम्मेदार निजाम ये है कि ये जो इतनी बड़ी मर्जी करप्शन से- हुई है आटे में, ये मर्जी निजाम से- इसका जिम्मेदार है। मर्जी अब से अगली बात तारीख को सुनिए ना। तोड़ मरोड़ कर आप पेश देखिए, करते ये हैं, 8 आधी फरवरी को आयतें इन्होंने पढ़ते ओथ लिया। हैं, आधा तर्जुमा आप करते देखिए हैं। 8 क्या फरवरी को तरीका ओथ है? लिया आपने, सुनिए 8 फरवरी को ओथ लिया इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर, और कहा कि मुल्क की क्योंकि इकोनॉमी बड़ी खराब है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। और जब एक महीने के बाद शोर मचा आईपीपी का, ठीक है, तो अच्छा पता लगा इनके दोनों साहबजादे जो हैं वो 28% ठीक। आईपीपी का जो है वो उनके यूनिट में से ये अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर धेला लिए। बिजली एक यूनिट बिजली दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप है। मुझे मैं बताइए, और यही आपका वजह point है। आ गया, और point सुनिए, आ गया, वो उस टॉपिक से जरा सा हम हट गए। सुनिए, उस टॉपिक एक बात से हट गए, जरा और मुझे डॉक्टर सुनिए, इकराम एक साहब बात को और भी सुनिए। टाइम देना है, काफी टाइम हो और गया। एक बात और सुन लीजिए ना, जी देखिए मैं एक बात और आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि देखिए सारे मुल्क के खैरखा हों, अगर नुमाइंदा हुकूमत है तो आप सोचिए कि ये जो सोलर सिस्टम जो है ये एक इतनी बड़ी फैसिलिटी है, ये हुकूमत डिस्करेज कर रही है, और इतने महंगे यूनिट के ऊपर बिजली का पर यूनिट जो है आप देखिए कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, और अभी कह रहे हैं और लगेगा इसके ऊपर खर्च।